हेलो बच्चों, मैं राकेश कुमार शुक्ला आज आपके लिए जो है एक चैप्टर मैथमेटिक्स में क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए लेके आया हूँ। फैक्टराइजेशन नाम का चैप्टर। और फैक्टराइजेशन जो है आईसीएसई में फैक्टराइजेशन के नाम से ये चैप्टर है। और ये चैप्टर दरअसल आता है पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स, फिर उनकी हेल्प से फैक्टराइजेशन भी करना, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर का जो बेसिक है पॉलिनोमियल का, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो वो सीबीएसई और आईएससी दोनों क्लास के बच्चे उसको देख लें। यूट्यूब चैनल है हमारा डेली क्लासरूम। तो डेली क्लासरूम बाय राकेश कुमार शुक्ला सर, बाय राकेश शुक्ला सर सर्च कर लीजिएगा। पॉलिनोमियल, बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 9th 10th करके वो है, आप उसको देख लेंगे। फिर पॉलिनोमियल ही चैप्टर है एक तरह से ये आईसीएसई वालों के लिए भी, लेकिन चैप्टर का नाम इन्होंने फैक्टराइजेशन दिया है। तो पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे होगा और कुछ उसमें जो थ्योरम्स हैं वो कैसे उसमें अप्लाई होंगी, ये सारी चीजें इस चैप्टर में हैं। तो सीबीएसई में तो अलग ढंग से है थोड़ा सा वही चीजें, लेकिन जो है वो सीबीएसई में ये जो चीजें आपके आईसीएसई में 9th में है, 10th में है, वो वहां पे जो है 9th में है। तो उन्होंने पहले ही उसको दे रखा है। तो लेकिन अब आईसीएसई वालों के लिए हमें बनाना था कि हमारे आईसीएसई के बच्चों को भी अलग से उनके चैप्टर के हिसाब से हो। तो इसीलिए मैंने इस फैक्टराइजेशन चैप्टर को जो है आपके लिए बनाया है। और इसमें मतलब कुल मिला के पॉलिनोमियल के कंसेप्ट हैं, ठीक है, वो हम लोग जो है अच्छे से समझेंगे। और साथ में मैं एमएल अग्रवाल बुक को भी सॉल्व करूंगा। और बाकी आप लोग एमएल अग्रवाल, आरएस अग्रवाल, वो दोनों ही लगाएं। और भी जो रेफरेंस बुक है आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए बेटा कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, फिर बुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसलिए आपको जो है जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो आप उससे लगाएं। आईसीएसई के लिए जो भी प्रेस्क्राइब की गई हो बुक आप उससे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको रूल्स पता है, उसके कंसेप्ट पता है चैप्टर के, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझें। आईसीएसई वालों के लिए मैंने बनाया, क्योंकि एग्जाम्स के पैटर्न में भी थोड़े से चेंजेज आ रहे हैं। तो आप लोग भी ये ध्यान में रखेंगे जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश हम करेंगे, उसको ध्यान से आप सुनिएगा और केयरफुली उसको सुनिएगा, समझिएगा, और अपने कॉपी में भी वो थोड़ा सा नोट्स जैसा जो है जरूर बना लीजिएगा। और वीडियो को अच्छी तरह से आप सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है बहुत फायदा होगा। कोशिश यही है कि हम बच्चों को जो है अच्छा लगे, उनको समझ में आए, जिससे वो अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। चैप्टर एकदम आसान सा ही है, आप बस केयरफुली उसको सुनिए, वीडियो को ध्यान से, और उस पर जो है फिर एक्सरसाइज लगाइए। रूल्स जो भी बताए जा रहे हैं उसको अप्लाई कीजिए, आप देखेंगे बहुत आसान सा चैप्टर है। और ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना है, तो कंसेप्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से आप कर सकें। तो चलिए एक बार फिर मैं राकेश शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासरूम में आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए फैक्टराइजेशन चैप्टर लेके हाजिर हूं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पॉलिनोमियल इसमें पढ़ना है। तो पॉलिनोमियल को मैंने आपसे कहा कि मैंने बेसिक तो बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपको जो है पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के उसके आगे इस पे डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो चलिए, पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा तो आपको उसमें सब चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं डायरेक्ट उसका जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है उसको लिख रहा हूं और उसी को लेकर समझाऊंगा आपको। तो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स, जी एक्स, एफ वाई, जी वाई, कुछ भी, a0 x की पावर n प्लस a1
एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस ये डैश डैश चल के लास्ट में an एक्स की पावर 0। ये है, ये पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। आप पुरानी वीडियो देखिएगा बेसिक वाली, उसमें ये चीज बताई गई है। सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बेटा नहीं होते हैं। केवल वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर है, ये वेरिएबल हमारा x है, ठीक है। यहाँ पे x क्या होता है? ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ सब जगह y यूज किया होता तो यहाँ पे y होता है, ठीक है। और p हम लोग जनरली लगाते हैं, p फॉर पॉलिनोमियल इसलिए लगाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। यहाँ पे gx हो सकता है, fx हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं इसको gx भी लिख सकता हूँ, fx भी लिख सकता हूँ, qx भी लिख सकता हूँ, rx भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ये x हटा दीजिए, अगर वेरिएबल y यूज कर रहे हैं आप लोग तो क्या लिख सकते हैं? gy लिख सकते हैं, fy लिख सकते हैं, ठीक है, qy लिख सकते हैं, ry, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखते हैं जो वेरिएबल यहाँ पे पॉलिनोमियल में यूज किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किसी भी तरह से यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन जब पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम पहले लिखते हैं और कोई हमारे पास एक से ज्यादा पॉलिनोमियल नहीं है तो जनरली हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वेरिएबल x यूज हुआ है तो इसको लेके कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा आप लोग, ये सब पॉसिबल है। तो चलिए, ये पॉलिनोमियल है। हमने कहा है आपसे कि वेरिएबल की पावर होल नंबर में होगी और साथ में ये जो कोफिशिएंट है a0, a1, a2, ये an, ये सब कोफिशिएंट है, ये रियल नंबर है, इनको रियल नंबर होना जरूरी है। तो कोफिशिएंट रियल नंबर हो, वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो, तब वो एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, कहीं ये वेरिएबल x हमारा अपॉन में नहीं है, तो अगर कहीं कोई आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए और चेक करना हो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो देख लीजिएगा। अगर अपॉन में होगा, जैसे मान लो आपको दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन x प्लस 1, ऐसा कुछ, तो आपने देखा कि ये कोफिशिएंट है, ये सब तो रियल नंबर है, और x की पावर, वेरिएबल की पावर यहाँ पे +1 है, होल नंबर है। तो लेकिन ये अपॉन में है तो इसको ऊपर कर दीजिएगा, तब देखिएगा जब ऊपर जाएगा ये तो x की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं अपॉन में नहीं है वेरिएबल। तो आपको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, ये x की पावर +1 है, जाके ऊपर -1 हो जाएगी +1। अब ये देखिए, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इन दिस टर्म वेरिएबल्स पावर इज नेगेटिव एंड -1 इज नॉट अ होल नंबर, therefore this expression is not a polynomial, ठीक है। ये पावर नेगेटिव होने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आप ये रीजन, यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे कि इन -5x की पावर -1 इज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। ये जो पावर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, बट -1 नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, therefore this expression is not a polynomial। तो ऐसे आप ये सब चीजें बता देंगे। तो मैंने कहा ये ऑब्जेक्टिव की वजह से इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये देखिए पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ लोगों को ये हो जाता है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है तो कहीं कहीं बुकों में जो है यहाँ पे an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1 प्लस n-2 इंटू x की पावर n-2 प्लस डैश डैश, ठीक है। और लास्ट में जो है
ये a0, ठीक, और x की पावर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये पावर देखिए डिक्रीज होती जा रही, ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे पावर वही यहाँ पे पावर हो जाएगी, तो x की पावर 0, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग इसको एकदम केयरफुली समझ लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है an है या a0 है, ये सब कुल मिला के रियल नंबर है, ठीक है, ये सब जो है रियल नंबर है, इनसे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो n है ना, ये कुछ नहीं है, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि ये जैसे हम कहेंगे कि इस टर्म में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, an, मतलब ये एक नंबर है और आपको कुछ इससे अभी लेना लाना नहीं है, तो इसलिए आप इसको जो है ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि आप n से स्टार्ट किए हैं, बस ये ऑर्डर को देखना होता है, हम इससे समझ पाते हैं कि टोटल हम कहाँ तक जाते हैं। तो ये n से स्टार्ट किया, फिर n की 1 वैल्यू कम हो गई, फिर 1 कम हो गई, इस तरह करते करते ये जाके आप पहुंचे होंगे a1 तक। कहां तक पहुंचे होंगे, a1 तक, मतलब n से आप वैल्यू माइनस करते जाएंगे, तो मान लीजिए n की वैल्यू 5 थी, तो ये 5, ये 5 माइनस 1 4, ये 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे यूं आप इसको समझ लें कि जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा, 1 2 3 4 करते करते n तक आया, हम a के नीचे जो लगा हुआ नंबर उसकी बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 करते करते n आया, n होल नंबर है, ठीक है। तो मतलब 1 से n तक तो जो है n होल नंबर हो गए, n टर्म्स हो गए। 1 माने ये, अगर मान लो इसको इग्नोर करो तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, इस तरह से ये nth टर्म, अगर n की वैल्यू 5 है तो 1 से लेके 5 तक, मतलब ये टोटल 5 टर्म्स हो गए। लेकिन ये 0 वाला एक एक्स्ट्रा टर्म है ना, तो कुल मिला के 6 टर्म हो गए। इसकी चर्चा मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो में की है, मतलब पहले वाली वीडियो में हमने ये सब चीज बताई है कि जो टोटल टर्म्स होता है ना, वो डिग्री से एक ज्यादा होता है। तो इसीलिए ये सीक्वेंस दिखाने के लिए स्टैंडर्ड तरीके से ये नीचे 0 1 2 ये सब लगाया जाता है। इसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, दरअसल ये प्योर रियल नंबर है, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो यहां पे जो है जो टर्म्स हैं, इसमें अब आपको ये पता है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, ये सेकेंड टर्म, इसी तरह से ये थर्ड टर्म, करते करते ये कौन सा टर्म हो गया, ये हो गया n+1th टर्म हो जाएगा आपका। टोटल यहां से जो है देखिए सेकेंड टर्म 1 हो गया ना, तो सेकेंड टर्म हो गया, मतलब जो नंबर यहां लगा उससे एक ज्यादा है, 2 है तो ये थर्ड टर्म, तो n है तो n+1th टर्म। क्यों, जैसे ये 1 है तो 1 में 1 ऐड करो 2, तो सेकेंड टर्म हुआ, 2 यहाँ पे है तो 2+1 ये थर्ड टर्म है, देख लीजिए थर्ड टर्म है। तो जो भी यहाँ नंबर लगा हुआ है उसमें 1 ऐड कर देंगे तब मालूम होगा वो कौन सा टर्म है। तो ये n लगा है तो n में 1 ऐड कर देंगे तो n+1th टर्म ये है। तो इस तरह से कुल मिला के आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। फिर हमने कहा था कि अब ऐसे में अगर ये जो है हम टर्म बता रहे हैं कि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म है, तो फिर इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि 5x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 3/2x² प्लस 1, ऐसा कुछ है, तो क्या हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है? नहीं बोलेंगे ऐसा। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये तब हम बोल रहे हैं जब हमारा एक्सप्रेशन जो है, हमारा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तब हम ऐसा बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, वो भी हमने लास्ट उसने वीडियो में बताया, पहले वाले में। पावर जो है, वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप कर लीजिए, ठीक है।
या तो वेरिएबल की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन जनरली जो हम लोग करते हैं वो पावर को, किसकी पावर को, वेरिएबल की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कौन है। तो आप देखिए पावर 3 थी, वेरिएबल की पावर 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है और इसके बाद वेरिएबल की पावर 2 आ गई। तो हमारा जो है वेरिएबल की पावर 3 के बाद वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए ना, ऑर्डर से नहीं है, ये देखिए जम्बल्ड फॉर्म में है। तो हम इसको ऑर्डर से लिख लेंगे, ये प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x एंड ये +1। अब ये जो है एक्सप्रेशन ऑर्डर से है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है। अब हम ये कहेंगे दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। तो आप क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा आपका ये 5x³, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा 3/2 x², थर्ड टर्म क्या हो जाएगा -2x। मैं केवल इसीलिए इसको लिखा फिर से कि माइनस सहित आपको बताना है, ठीक है ना, नहीं तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में। तो ये आप जो है टर्म जब बताएंगे तो साइन सहित बताएंगे। ये सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव वाले को ये -2x लिखना पड़ेगा, ध्यान में रखना आपको। तो इस तरह से आप जो है पॉलिनोमियल के डिफरेंट टर्म्स आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए, तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आपने समझ लिया, तो कैसे बताएंगे, पहले हम पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तब बताएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैंने कहा कि A0, A1, A2 और AN आर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, x की पावर n-1 डैश डैश x की पावर 0। तो ये लोग जो है ऑर्डर से इन सब टर्म्स के जो है अपने अपने करस्पॉन्डिंग टर्म्स के कोफिशिएंट हैं, ये रियल नंबर है, ध्यान में आपको रखना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि इन सब के ये कोफिशिएंट हो गए, x की पावर n का कोफिशिएंट ये, x की पावर n- का कोफिशिएंट ये, इसी तरह लास्ट में x पावर 0 का कोफिशिएंट ये। तो इसको हम चाहे यूं कहें कि x पावर n का कोफिशिएंट है ये, चाहे यूं कहें कि जो है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है ये, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट a1 है, चाहे यूं कहें कि सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट a1 है, ठीक है। तो ऐसा भी कहा जा सकता है, टर्म को मेंशन करके भी इनको कोफिशिएंट कहा जा सकता है, या वेरिएबल की पावर के साथ भी कहा जा सकता है कि x की पावर n का कोफिशिएंट a0, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट a1, या यूं कहे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट a0, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट a1, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट a2, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट की हेल्प से ही जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और चीजों को। तो देखिए x की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूंगा तो an 1 से मल्टीप्लाई होगा तो an ही रह जाएगा। तो आप लास्ट में प्लस an भी केवल लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे an x की पावर 0 के साथ कहा गया है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट an है, ठीक है। और ऐसा भी कहा जा सकता है ये x की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी तो an तो प्योर रियल नंबर है। तो प्योर रियल नंबर वाला ये टर्म है, मतलब जिसमें वेरिएबल एक तरह से नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है ये जो है कांस्टेंट टर्म भी है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 रखने से ये केवल an बचेगा।
तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म। ये क्या है? ये कांस्टेंट टर्म है। तो ध्यान में रखिएगा। अभी जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल ले लूं कि आपका कोई px है 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। तो ये माइनस 5 यही जो है आपका कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। और हम कहें कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट बताइए तो 5, x की पावर 2 का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। 1 तो मल्टीप्लाई में है ही ना। और ये कांस्टेंट टर्म -5, कांस्टेंट टर्म -5, या हम कहें x की पावर 0 का कोफिशिएंट -5, एक ही बात होगी। पावर ऑर्डर से है, पावर 3, पावर 2, पावर 1, यहां पे x की पावर 0, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। तो कांस्टेंट टर्म इसमें -5 है। तो ये आपको सब ऑब्जेक्टिव के पर्पज से सारी चीजें जो ध्यान देनी है। अब आइए बच्चों, जो है हमने बात की कोफिशिएंट की, अब इनको मैं अभी हटाता हूं। ये सारी चीजें जो है आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका px, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल की हम लोग जो है बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल आपको पता होने चाहिए वो क्या है, कैसे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लिखनी है वो ये है कि टर्म विच कंटेन्स वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर इज नोन एज द लीडिंग टर्म, ठीक है। टर्म विच कंटेन्स वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर, कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें वो वाला टर्म जिसमें वेरिएबल हाईएस्ट पावर के साथ है उस टर्म को बोलेंगे लीडिंग टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हियर यहां पे आप देखेंगे तो x की पावर n, यहां पे n इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। बाकी में देखिए 1 डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब पावर देखिए x की, मतलब वेरिएबल की पावर डिक्रीज हो रही है। अगर 5 था ये 5 - 1 4 हो जाएगा, ये 5 - 2 3 हो जाएगा। तो इस तरह से पावर डिक्रीज हो रही है। तो हाईएस्ट पावर जो होती है जहां पे वेरिएबल की, उसी टर्म को जो है हम लीडिंग टर्म बोलेंगे। तो यहां पे दिस टर्म इज नोन एज द लीडिंग टर्म, ठीक है। ये क्या है? ये है लीडिंग टर्म। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज था, ये A0, A1, A2 ये सब an रियल नंबर है, लेकिन ये लीडिंग टर्म वाले में A0 जो है 0 नहीं हो सकता। यहां पे A0 की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो मल्टीप्लाई होकर ये टर्म खत्म हो जाएगा, तब हाईएस्ट पावर ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन लिखनी चाहिए आपको, अगर आएगा लिखने को स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये लिखने के बाद A0 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, आप जरूर बताएंगे। तो ये हाईएस्ट पावर लीडिंग टर्म है ये, क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर। तो लीडिंग टर्म कौन होता है? टर्म विच कंटेन वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो है टर्म विच कंटेन्स वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये हो जाएगा लीडिंग टर्म, एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म इज नोन एज द लीडिंग कोफिशिएंट, एंड कोफिशिएंट ऑफ
this term is known as leading coefficient. Leading coefficient. That is A0 is the leading coefficient. Leading कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये A0 जो है लीडिंग कोफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि ये लीडिंग टर्म है। क्यों लीडिंग टर्म है? क्योंकि यही टर्म वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कंटेन करता है, और लीडिंग टर्म की जो वेरिएबल की पावर होती है, दैट पावर इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर आप देख रहे हैं इसी लीडिंग टर्म में होगी, इसीलिए जो है n जो है यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो लीडिंग टर्म हो गया। तो डिग्री हमने आपको उसमें बता रखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल is known as degree of the polynomial. Is known as the degree of the polynomial. तो therefore n is the degree of px. ये जो n है, इस px मतलब क्या? पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? n, क्योंकि n ही सबसे बड़ी पावर है, बाकी में तो पावर डिक्रीज होती जा रही है। तो ये आप हमारे समझ से समझ लिए होंगे। लीडिंग टर्म का मतलब वो टर्म जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हो। तो इसीलिए जब जम्बल्ड फॉर्म में अगर दे दिया गया एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने पीछे एक एग्जाम्पल लिखा था कि ऑर्डर से पावर नहीं थी, तो पहले आप ऑर्डर से पावर कीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर कर लीजिए, सबसे बड़ी पावर वाला टर्म। अब पावर किसकी? वेरिएबल की। तो सबसे बड़ी पावर वाला टर्म पहले लिखिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर तो देखिए सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, तो उसके वो आपकी जो है पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी जो है आप अपना नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके। रहना चाहिए नोट्स आपके पास। नोट्स रहने से बहुत फायदा होता है। आप लिखते हैं तो एक तो आपके माइंड में जाता है सही से, ठीक है, आपको लगता है कि हमने पढ़ा, और आपको जो है वो नोट्स रहेगा, बीच में जरूरत पड़ेगी तो पलट लेंगे, तो आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। बहुत काम की चीज होती है, बिना नोट्स के पढ़ाई एकदम बेकार है। आपका टाइम जो इतना आपने दिया, पढ़ा, समझा, वो बाद में जो है आप जितना उसका यूज कर सकते हो वो नहीं कर पाएंगे। आपको फिर से चीजें जो है ज्यादा टाइम देके देखनी होंगी, समझनी होंगी। ठीक है, तो भूले न, कोई चीज पढ़ी हुई चीजें भूलने न पाए, उसके लिए नोट्स बहुत जरूरी बेटा, आप लोग जरूर बना लिया कीजिए। तो चलिए, ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। लीडिंग टर्म समझ में आ गया। लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। लीडिंग टर्म के वेरिएबल की जो पावर होती है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, क्योंकि लीडिंग टर्म वही होता है जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी हो। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की, वही तो डिग्री होती है। तो इसका मतलब डिग्री आपको कहां पे मिलेगा? लीडिंग टर्म में मिलेगी। ठीक है ना? तो इस तरह 1 नंबर का क्वेश्चन अगर कुछ पूछते हैं इस तरह, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपके पास रहना चाहिए। चलिए, अभी सब कुछ आप नोट कर लेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कहे कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होती है, तो कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल की पावर 0 होती है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब जो पॉलिनोमियल को अलग अलग हम तरीके से उनकी नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग को लेके एक आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रहे कि अगर डिग्री 1 है,
डिग्री की बेसिस पे जो नेमिंग होती है और टर्म्स की बेसिस पे, वो भी थोड़ी सी बात हम समझ लेते हैं। हम जैसे नाम अगर देना चाहें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैसे तो हम जनरल नेम पॉलिनोमियल ही रखते हैं, चाहे वो डिग्री कुछ हो और आपके जो है डिग्री कुछ भी हो और साथ में कितने भी टर्म हो, तो जनरल नेम तो पॉलिनोमियल ही है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलग से भी नाम दिया जाता है, पॉलिनोमियल की नेमिंग की जाती है, टाइप्स किए जाते हैं। तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री की बेसिस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कहिए नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने टर्म है उस बेसिस पे, और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल की नेमिंग की जाती है। तो पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, इस बेसिस पे जो है कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो पहला, इफ डिग्री इज 1, अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी। ठीक है, और a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डिग्री क्या होनी चाहिए, 1, और डिग्री तो वेरिएबल के ऊपर की पावर होती है, तो वेरिएबल को रखना जरूरी है। अगर a 0 कर दोगे आप, मतलब ये कोफिशिएंट अगर 0 हो गया, a और b क्या है, वो कोफिशिएंट है। जैसे वहां पे हम a0, a1, a2 करके करते थे, अब यहाँ पे हम लोग जब 2 ही 3 4 टर्म की बात होती तो हम लोग ऑर्डर से ABCD करके बोलते हैं। तो ax प्लस बी, a नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा ये आप नोट करो, फिर हम इसको जो है आगे समझाते हैं। नोट कर लीजिए जरा आप लोग। तो देखिए बेटा, ये आपने समझ लिया, लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, इफ डिग्री इज 1। किसकी डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है, तब जो है वो क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब पहले तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए डिग्री 1 होनी चाहिए। तो हमने ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जिसमें देखिए वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 है। अब आपको पता है हम लोग पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते थे, तो पावर 1 हाईएस्ट पावर, क्योंकि डिग्री तो हाईएस्ट पावर होती, तो हाईएस्ट पावर तो 1 ही हो गई, इसकी बात तो 0 ही आता है। तो ये b जो है b इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो b ही बचेगा, तो ये कांस्टेंट टर्म का काम करेगा। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1, उसके बाद 0, तो अब वो वाला हम x साथ में b इंटू एक्स की पावर 0 दिखाते नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं। समझ रहे हैं ना। देखिए इसको क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ax की पावर 1 प्लस bx की पावर 0, वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 क्यों लिया, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल तभी कहा जाएगा जब डिग्री क्या हो, 1 हो, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल x है, इसकी सबसे बड़ी पावर 1 होनी चाहिए, इससे बड़ी पावर होनी नहीं चाहिए। तो हाईएस्ट पावर ये हो गई। अब पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें रखना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पावर 1 हो गई, पावर 0 हो गया, बस इससे नीचे तो जाएंगे नहीं, निगेटिव हो नहीं सकती है क्योंकि होल नंबर में होना चाहिए। तो अब ये x की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो जब ये 1 हो जाती है तो b इंटू 1 b ही हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 0 को हम नहीं दिखाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ये भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बस a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो गया तो मल्टीप्लाई होगी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो वेरिएबल वाला टर्म खत्म। तो बिना वेरिएबल की तो पावर उसकी होगी नहीं डिग्री, तो फिर कैसे बनेगी। तो वो भी एक पॉलिनोमियल होता है, लेकिन अभी ये लीनियर पॉलिनोमियल में ये रहना जरूरी है।
ध्यान में रखिएगा। तो अब इसको मैं रब कर रहा हूं, अब पावर 1 नहीं भी दिखाएंगे तो अंडरस्टूड होता है। तो देखिए इसमें जो है हमने आपसे कहा ए जीरो नहीं हो सकता, ए और बी दोनों ही रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर में जीरो आता है, लेकिन ए के ऊपर तो कंडीशन की जीरो नहीं होगा, ये जीरो हो सकता है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। तो अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, आपको लिखने को आ सकता है बेटा, या आपको 4 एक्सप्रेशन देके पूछ ले कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का, तो आप देख लीजिएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जब वेरिएबल की पावर 1 हो, डिग्री 1 हो। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे 3x - 5, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम देखें कि ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 ही है, इससे बड़ी पावर वेरिएबल की है ही नहीं है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह से 5/2x b जीरो हो गया, b जीरो हो जाए कोई रोक टोक नहीं, जीरो भी रियल नंबर है, ए और बी रियल नंबर होने चाहिए, तो b जीरो हो सकता है, रियल नंबर होता है। तो ये केवल ये वाला टर्म बचा, ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो ये हो गया 5/2x। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। तो ये एग्जाम्पल जरूर नोट किया कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इफ डिग्री इज 1 देन पॉलिनोमियल इज नोन एज द लीनियर पॉलिनोमियल, एंड ये स्टैंडर्ड फॉर्म एग्जाम्पल के साथ। दूसरा, देखिए बेटा, सेकेंड में जो है इफ डिग्री इक्वल टू 2, अगर डिग्री 2 हो तब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 2। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो फिर पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे ही लिख देता हूं शॉर्ट में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये हो गया हाईएस्ट पावर जो होती है 2 होनी चाहिए, क्योंकि वही डिग्री है, डिग्री 2 है, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल की पावर 2 से बड़ी नहीं हो सकती इसमें। ax², फिर ax की पावर 2 के बाद x की पावर 1, ये कोफिशिएंट लगा दिया हमने ऑर्डर से a b c d करके। आप चाहे तो a0 a1 ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा आपसे 3-4 टर्म की बात होगी, कोई जनरल हम एक्सप्रेशन नहीं लिखने जा रहे हैं, तो हम a b c d इस तरह से कोफिशिएंट बना देते हैं, ठीक है। तो ax² प्लस bx पावर 2 के बाद पावर 1, फिर पावर 1 के बाद पावर 0, मतलब x की पावर 0। अब x की पावर 0 को हम लोग लिखते नहीं, क्योंकि वैल्यू 1 ही होती है, तो बस केवल कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं, a b के बाद c। कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो स्क्वायर वाला टर्म, मतलब हाईएस्ट पावर 2 वाला टर्म रहना चाहिए। अगर ये टर्म खत्म हो जाएगा तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो bx प्लस c, तो bx प्लस c तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि तब डिग्री तो 1 हो जाएगी, तो इसलिए ये 0 नहीं हो सकता है, a नॉट इक्वल टू 0। और a b c क्या है, सब कोफिशिएंट है, रियल नंबर में है। x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, कांस्टेंट टर्म c है, ठीक है। या फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट a है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट b है, कांस्टेंट टर्म c है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट c है, ऐसे। तो देखिए डिग्री 2 होना जरूरी है, इसलिए a 0 नहीं हो सकता है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल आपको ध्यान देना है कि a b c रियल नंबर हैं, ये भी चाहो तो आप लिख दो, ये सब पहले वाले उसमें सब बताए हैं, रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, कैपिटल R रियल नंबर में, ये बिलोंग का साइन है, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में 0 आता है, लेकिन इसको 0 नहीं दे सकते, मना है, तो b और c तो 0 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये कह दिया जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 0 हो, अगर हो जाए तो वो पॉलिनोमियल किस तरह के पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लीडिंग टर्म तो यही है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसी में है। अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये टर्म खत्म, तो ये जो बचेगा पॉलिनोमियल वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर a और b दोनों 0 हो जाए तो फिर क्या बचेगा, कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। अभी हम लोग बात करेंगे उसके आगे। तो चलिए, ये हो गया आपका
अब यहाँ पे मैंने कहा a 0 तो नहीं हो सकता, बाकी के लिए कोई वो नहीं है, तो एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5x² प्लस 2x माइनस 1, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री हो गई 2 और डिग्री हो जाएगी 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब दूसरा जो है ये कॉमा है, हमने कहा ये 0 तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये 2 और ये 1 ये सब 0 हो सकते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं 2x² प्लस 1। देखिए x की पावर 2 के बाद x का टर्म आना चाहिए, नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि x ही नहीं, वेरिएबल तो है ही है, वेरिएबल तो रहा ही होगा, लेकिन वो b 0 हो गया होगा कोफिशिएंट, तो मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म 0 हो गया, इसीलिए उसको दिखाया नहीं गया है। समझ रहे बात को आप लोग? तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल अगर पावर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं तो हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यहाँ 2 है, ठीक है, और हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो 2 होने पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई कहे इसको कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये 2x² के बाद x की पावर 1 का टर्म आना चाहिए, तो वो तो है नहीं, तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तो 0 इंटू x की पावर 1 और फिर प्लस 1 कांस्टेंट टर्म। ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। और आपसे इसमें पूछ ले कि आप x की पावर 1 का कोफिशिएंट बताओ, या इन्होंने कह दिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आप कोफिशिएंट आपको बताना है, तो आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखेंगे, और ये देखिए सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 0 हो गया। x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, कांस्टेंट टर्म 1, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 2। तो इस तरह से आप जो है अगर कुछ ऐसे टर्म का कोफिशिएंट पूछ ले जो उसमें हो ना, इन्होंने जैसे मैंने कहा कि अगर पूछ लेते इसको देखे कि x का कोफिशिएंट बताओ, इसको देके पूछते x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि अगर हम इसको पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, पावर 2 वेरिएबल की, फिर पावर 1, फिर 1 के बाद पावर 0, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट 0 है। इस चीज को हम जनरली लिखेंगे तो क्वेश्चन में अक्सर यही दिया रहता है, लेकिन हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये आप सब नोट कर लेंगे इन सब चीजों को। और इसी तरह से एक एग्जांपल हम जैसे लिखूं कि 1/3x², तो देख लीजिए x² वाला टर्म है, ये दोनों ही 0 हो गए, b भी 0 हो गया, c भी 0 हो गया, x तो रहा ही होगा, x तो रहेगा ही, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वेरिएबल यूज हो गया तो वो सब जगह है। लेकिन कोफिशिएंट b और c 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म जो है इतना खत्म हो गया, केवल ये बचा, ठीक है। ये अक्सर मैं कोफिशिएंट जो फ्रैक्शनल ले लेता हूं, केवल आपको ये ध्यान रखाने के लिए, जिससे आप ये समझें कि ये कोफिशिएंट रियल नंबर होते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते हैं, रूट वाले भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, ठीक है। इसको भी कोई कहे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, तो इक्वल टू आप करके इसको लिख सकते हैं 1/3x², फिर x वाला टर्म आना चाहिए, तो 0 इंटू x प्लस 0, ये ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह से एग्जाम्पल। तो अब आप इसको ध्यान में रखेंगे बेटा, ये सब चीजें आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में नोट होनी चाहिए कॉपी में। तो अब आते हैं जो है आगे, देखिए थर्ड, इफ डिग्री इक्वल टू 3, अगर डिग्री 3 है तो हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल में डिग्री 3 है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल, स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर से वही स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, अब हाईएस्ट पावर 3 रखनी है, तो ax3, फिर a के बाद b, x3 के बाद x की पावर 2, ठीक है, ये b है, और प्लस अब b के बाद c, x की पावर 2 के बाद x की पावर 1, फिर c के बाद d,
अब x की पावर 1 के बाद x की पावर 0, तो x की पावर 0 वैल्यू 1, तो नहीं बार बार लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑर्डर से a b c d, और x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0, कांस्टेंट टर्म हो गया d, x क्यूब का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c, तो ये सब आप ऑर्डर से ऐसे लिखेंगे। कंडीशन फिर वही कि लीडिंग टर्म में ये कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो खत्म, तो क्वाड्रेटिक बचेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ एग्जांपल्स, वही मैंने कहा कि केवल a 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी 0 हो सकता है। तो जैसे 5x क्यूब माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 2, ये तो देखिए पावर 3 पावर 2, फिर पावर 1 वाला मतलब ये वाला टर्म नहीं है, फिर सीधे d है कांस्टेंट टर्म, जिसमें वेरिएबल ना हो कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो x वाला टर्म नहीं है, अगर इसको दे के पूछ ले x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, मल्टीप्लाई होकर टर्म 0 हो गया, इसलिए तो नहीं लिखा गया, तो ये ठीक है। और अगर मैं पूरा अभी एक पहला कंप्लीट एग्जांपल लूं, तो ये हो गया पावर 2, फिर मान लो इसी के साथ ये पावर 1 वाला, और फिर मैं -3 कर दूं, तो ये पूरा इसके फॉर्म में हो गया, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल लूं, ये पहला हो गया, दूसरा एग्जांपल जैसे √3x क्यूब प्लस 1/2x माइनस 1, ये एक एग्जांपल हो गया। यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म खत्म हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं आया, मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, इस तरह से। और केवल मैं जैसे लिख दूं 5x क्यूब, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 3 है ना, भले बाकी टर्म जो है ये सब b c d 0 होने की वजह से खत्म हो गए, लेकिन ये पावर है ना, x की पावर 3 है, वेरिएबल की पावर 3 है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, बस एक टर्म है वो अलग बात है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपको ध्यान में रखने हैं। और फटाफट आते हैं हम लोग जो है बाई क्वाड्रेटिक पे, तो ये सब नोट कर लेंगे बेटा आप लोग, ये सब आपको पता रहना चाहिए। तो अब आ जाते हैं हम लोग जो है फोर्थ पे, इफ डिग्री इक्वल टू 4, अगर डिग्री 4 हो तो हम बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो जाएगा वो x की पावर 4 हाईएस्ट पावर, क्योंकि डिग्री 4 होनी है तो हाईएस्ट पावर 4, फिर a के बाद b पावर 3 के बाद पावर 4 के बाद पावर 3, b के बाद c पावर 3 के बाद पावर 2, c के बाद d पावर 2 के बाद पावर 1, फिर d के बाद e, और a कांट बी 0, a 0 नहीं हो सकता है, a 0 हो जाएगा तो पावर 4 का टर्म खत्म, तब क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑर्डर से आपको लिखना भी आ गया, a b c d e लगाते जाते हैं, पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, किसकी पावर, वेरिएबल की पावर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑर्डर से, ठीक है। इसके भी एग्जांपल अब आप सब समझ गए होंगे। एग्जांपल लेता हूं 3/2 x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस 7, x का टर्म नहीं है, कोई बात नहीं, हाईएस्ट पावर 4 है ना, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, केवल अकेले भी हो सकता है, सब कुछ 0 हो जाए तो भी चलेगा। तो इस तरह से ये जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके आगे जो है उसको केवल आप पॉलिनोमियल ही बोलिए, एक भी टर्म है तो केवल पॉलिनोमियल बोलिए, जनरल नेम आपको पॉलिनोमियल ही यूज करना है। पावर 4 तक आपको उसमें बताया जाता है, तो आप ये पावर 4 तक समझ गए। तो आपने ये देखा डिग्री के बेसिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल की नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक, डिग्री 4 होगी तो बाई क्वाड्रेटिक, और जनरल नेम फिर कुछ भी डिग्री हो केवल आप पॉलिनोमियल बोलिए, खत्म काम। लेकिन अगर ये दे के डिग्री के बेसिस पे नेमिंग पूछते हैं तो 4 तक में ही पूछते हैं, तो ये आप नेमिंग कर लेंगे। तो चलिए ये सब बेटा एग्जाम्पल अपनी कॉपी में, नोट्स कॉपी में नोट रखिए। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हो गया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द
बेसिस ऑफ टर्म्स। देखिए टर्म्स की बेसिस पे हम लोग करते हैं। तो अगर वन टर्म है, केवल एक ही टर्म है, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल 5x, ठीक है, एंड 3/2x², ऐसा कुछ। ठीक है, ये प्योर नंबर है, ये सब मोनोमियल है, एक ही टर्म होने चाहिए, तो एक टर्म है इन सब में, ये सब क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, अब देखिए जो है, अगर टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स हैं तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल बोलेंगे। इसमें एग्जांपल क्या है बेटा, इसमें एग्जांपल है जैसे 3x + 1, टू टर्म हो गए, x² - 5, टू टर्म हो गए। इस तरह से x की पावर 3x की पावर 4 - 5, ऐसा कुछ, ऐसा। ठीक है, तो ये सब दो टर्म होने की वजह से हैं। वैसे अगर पावर के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे पूछेगा तो ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ये बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, लेकिन टर्म्स की बेसिस पे ये बाइनोमियल है, दो टर्म है सब में। ठीक है ना, तो ये टू टर्म्स हो गए, थ्री टर्म्स हो जाएगा तो ट्राइनोमियल, इस तरह से। अब थ्री ज्यादा होगा तो केवल आप पॉलिनोमियल बोलिए। तो इसी तरह से आप नोट कर लेंगे, थ्री टर्म्स अगर होंगे तो ट्राइनोमियल। ठीक, तो चलिए वो भी लिख ही देता हूं। अगर थ्री टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा, थ्री टर्म्स में क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल, 3x² - 6x + 1, ठीक है, √3x², चलिए x³ कर दिया, +1/2x - 5, ये थ्री टर्म्स हो गए, ये सब ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हो गए, आप ये देख लिए। थ्री से ज्यादा होंगे तो केवल आप जो है पॉलिनोमियल ही बोलिए और कुछ मत बोलिए। तो ये थोड़ा आपको टर्म्स की बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए जो स्पेशली आपके यहाँ पे जरूरत है 10th में, ये तो थोड़ा सा मतलब पॉलिनोमियल को जानना जरूरी है टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे, वो हो गया। अब यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर सारे कोफिशिएंट रियल नंबर ही तो है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाए? तो अगर सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे तो हम जीरो पॉलिनोमियल पाएंगे, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल कब मिलेगा? जब सब कुछ खत्म हो जाए, केवल जीरो ही हो। तो जीरो कैसे होगा? वेरिएबल तो आपका एक्स रहेगा ही, पॉलिनोमियल को अगर एक्सप्रेस करना है तो वेरिएबल के टर्म्स में, लेकिन सारे कोफिशिएंट अगर जीरो हो जाए तो रिजल्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल आर जीरो, that is a0 equal to a1 equal to a2 equal to a3 equal to dash dash an, और ये सब किसके इक्वल हो? जीरो के। देन px इक्वल टू जीरो। देख लीजिए px जो है, ये सारे कोफिशिएंट जब जीरो हो गए तो सब मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट जीरो हो गया। तो देन px इज इक्वल टू जीरो एंड इट इज नोन एज द जीरो पॉलिनोमियल। दिस इज जीरो
पॉलिनोमियल, ये जो है जीरो पॉलिनोमियल है। तो जीरो पॉलिनोमियल में सब कुछ जीरो हो गया तो इसकी डिग्री भी डिफाइन नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि डिग्री आपकी जो है, आप यहां तक जैसे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपका जो है ये x की पावर 0 होता है, तो यहाँ पे कुछ बचा रह जाएगा। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये आपको याद रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल है तो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसा तभी होता है जब सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएं। तो नोट में आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए बेटा आपको ध्यान रखना है डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती, वो डिफाइंड नहीं है। ये इतना आज आप लोग नोट कर लें। इसके आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब इसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल पे चलेंगे, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। तो अब आपका एक तरह से 10th का स्टार्ट हो गया बेटा। थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें जरूरी थी, मुझे लगा कि वो भी कुछ बता देना चाहिए, तो हमने आपको बता दिया। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो एकदम प्योर 10th पे है, ठीक है, यहीं से आपका स्टार्ट होता है बेसिकली। तो बेटा आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर जो है शेयर करिएगा। ICSE बोर्ड वालों के लिए है ये सब कुछ, वैसे तो ये सारे बोर्ड के लिए काम आएगा, सारे 10th CBSE वाले बच्चे भी ये सारी चीजें उनको भी पढ़ाई जाती हैं। लेकिन वही होता है कि कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कुछ आपने 9th में पढ़ लिया तो वो लोग 10th में पढ़ते हैं, कुछ वो लोग 9th में पढ़ लेते हैं तो आप लोग 10th में पढ़ते हो। तो ये थोड़ा बहुत कहीं ऐसे वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ICSE के बच्चों के लिए स्पेशली एक अलग से आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर में ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो उसमें सारा पॉलिनोमियल के बारे में ही है। तो हम लोगों ने ये चीजें देखी, तो आपको ध्यान रखना है, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको जो है बहुत जल्दी जो है आज इसको हम पोस्ट कर देंगे और कल जो है हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है या हो सकेगा तो रात में हम लोग वीडियो बना के उसको, मतलब आपको कल मॉर्निंग में जरूर वो वीडियो मिल जाएगी। और अपने दोस्तों को बेटा अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा, और आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी करिएगा वीडियो को और अच्छे कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि उससे भी हमको लगेगा कि हाँ हम सही चीज बना रहे हैं, बच्चे खुश हैं, उनको समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू बच्चों।